केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स। ये जो हेलो एरिन्स है ये कौन कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन को शो करते हैं? तो ये 3 टाइप के रिएक्शंस को शो करेंगे, जिसमें से नंबर 1 इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये बहुत ही कम शो करते हैं, मतलब ड्रास्टिक सिचुएशन में, मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन में। नॉर्मल कंडीशन में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं ये अभी हम लोग देखेंगे। दूसरा रिएक्शन जो हम लोग इसमें देखेंगे वो होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reaction, and the third one will be reaction with metal. reaction with metals. The third one will be reaction with metal. तो अब एक एक करके आते हैं। नंबर 1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हेडिंग डालते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नंबर 1। ओके, अब देखो ये जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही कम दिखाते हैं। उसकी कुछ वजह हैं, ठीक है, इसकी कुछ वजह हैं। तो मैं एक बार यहां साइड में लिख देता हूं, शो लेस एसेंट रिएक्शंस, या फिर ओनली इन ड्रास्टिक कंडीशन, या फिर बोल सकते हैं कि दे शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ड्रास्टिक कंडीशन। ड्रास्टिक कंडीशन, ओके। ऐसा क्यों है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बहुत कम दिखाते हैं? तो उसकी कुछ कुछ वजह हैं जिनको ध्यान में रखना होगा अपने को। तो जो इसमें पहली वजह यह है रेजोनेंस इफेक्ट। द फर्स्ट वन इज रेजोनेंस इफेक्ट। देखो ये जो मैं लिखवा रहा हूं ना, रेजोनेंस इफेक्ट, ये वजह है कि ये क्यों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा कि व्हाई दे डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली, उसका पार्ट है ये। तो पहला रीजन है यहां पर रेजोनेंस इफेक्ट। अच्छा, अब रेजोनेंस इफेक्ट से इसको क्या मतलब है? सी द थिंग इज, अगर आप लेट्स से कि ये देखिए, ये मैंने एक क्लोरोबेंजीन लिया, ऑलराइट। आपको मालूम है ना क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से वाले इलेक्ट्रॉन? लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके। अब ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, थ्रू रेजोनेंस ये क्या करेंगे? डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे यहां पर, ठीक है। तो ये जो क्लोरीन है अपने इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके यहां पे डबल बॉन्ड बनाएगा, और इसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, एंड ये जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, देख रहे हो, ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन आ गया। उसके बाद क्या होगा? अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा उसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो माइनस वाले, देखिए ये इलेक्ट्रॉन है यहां पर, ये 2 रेड से मैं इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? अब यहां पर बॉन्ड बना देंगे। यहां पर देखो लेफ्ट साइड का तो बॉन्ड है ही, राइट साइड में यहां पर बॉन्ड बन गया। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट होकर के इधर आ गए, और यहां पर जाकर के नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। इस वाली पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज जनरेट हो गया, ठीक है। पैरा पोजीशन पे यहां पर माइनस चार्ज जनरेट हो गया। क्यों? क्योंकि अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, राइट। और ऊपर की तरफ डबल बॉन्ड विद क्लोरीन तो है ही, और यहां पर प्लस चार्ज है, ओके, ये देख रहे हो। उसके बाद ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है जो नीचे पैरा पोजीशन पे, ये फर्दर लेफ्ट साइड में बॉन्ड बना लेंगे, ओके। तो फर्दर जब ये लेफ्ट साइड में बॉन्ड बनाएंगे तो व्हाट हैपन्स विल बी, ये देखिए ये बॉन्ड यहां पर है, इसने यहां पर बना लिए, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस जगह पर आ जाएंगे, वापस ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएंगे, एंड ऊपर की तरफ डबल बॉन्ड विद क्लोरीन तो है ही। उसके बाद ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्थो पोजीशन पे, ये फर्दर यहां पर बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए जरा,
ये देखिए एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, और यहां पर इसने बॉन्ड बना लिया। और जब यहां पर ये बॉन्ड बना लेगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं जो लोन पेयर है, जब वो यहां बॉन्ड बना लेंगे तो जो बॉन्ड कार्बन के साथ क्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड था वो वापस अपनी जगह पर चला जाएगा। तो ये जो क्लोरीन है इसको वापस अपने 6 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, मतलब वापस अपने लोन पेयर मिल जाएंगे। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है, दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोबेंजीन। ऑलराइट, अब आप यहां पर नोटिस करिए, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट आपको यहां पर कार्बन एंड क्लोरीन का डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा। पूरे तरीके से नहीं है ये, पर पार्शियल है। ओके, तो ड्यू टू डबल बॉन्ड, ध्यान रखिए, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट देयर इज अ partial double bond character, there is a partial double bond character, partial double bond character in CX bond, CX bond, ठीक है। क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है तो यहां पर CX बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हो तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक पहले जाता है और उसकी जगह पर दूसरा आता है। दिस इज व्हाट अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज। अब आप एक चीज सोचिए कि जो क्लोरीन अटैच्ड है बेंजीन रिंग के साथ, क्योंकि क्लोरीन बेंजीन रिंग के साथ डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, तो क्या इस डबल बॉन्ड को तोड़ पाना एंड क्लोरीन को निकाल पाना आसान होगा? क्योंकि जब क्लोरीन निकलेगा तब तो दूसरा स्पीशीज आके वहां जुड़ेगा, जब यहां पर क्लोरीन निकलेगा तब तो दूसरा स्पीशीज आके जुड़ेगा ना वहां पर क्योंकि क्लोरीन एंड कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, इस वजह से क्लोरीन को बाहर निकाल पाना मुश्किल है। क्योंकि कार्बन एंड क्लोरीन का, या फिर मैं ये बोलूं कार्बन एंड हेलोजन का यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड है। पार्शियल में इसके लिए क्योंकि क्या हर बार क्लोरीन का और कार्बन का डबल बॉन्ड दिख रहा है? हर बार। ये देखो जैसे यहां पर यह है स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। तो इन 5 में से आप नोटिस करेंगे स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड स्ट्रक्चर नंबर 5 में डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है। नंबर 1 में और नंबर 5 में डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है। 2, 3, 4 में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है बिटवीन क्लोरीन एंड कार्बन। ओवरऑल अगर जब आप एवरेज निकालेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कार्बन का एंड हेलोजन का यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक है, पार्शियल है पर है, और इसीलिए उसको तोड़ पाना मुश्किल है। क्योंकि उसको तोड़ पाना मुश्किल है तो क्लोरीन बाहर जाएगा नहीं, बाहर जाएगा नहीं तो दूसरा स्पीशीज आएगा नहीं, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होएगा नहीं। दिस इज द नंबर 1 रीजन, रेजोनेंस इफेक्ट, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत कम होता है या लगभग ना के बराबर होता है, और होता भी तो ड्रास्टिक सिचुएशन में होता है। पहला इफेक्ट ये हो गया। दूसरा, सेकेंड वन इज बी। अगला रीजन है यहां पर डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, डिफरेंस इन, या डिफरेंस भी बोलना सही नहीं है एक्चुअली, हाइब्रिडाइजेशन बोलना सही होगा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन बेंजीन। हाइब्रिडाइजेशन, या बेंजीन नहीं, हेलो एरीन बोल सकते हो, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन बेंजीन या फिर हेलो एरीन्स, वॉट एवर यू से। अब देखो यहां पर अगर मैं एक हेलो एल्केन लेता हूं और एक हेलो एरीन्स लेता हूं, तो हेलो एल्केन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जबकि हेलो एरीन्स में नहीं होती। उसकी दूसरी वजह यहां पर देखो क्या है कि ये लीजिए, लेट्स से कि मैंने ये देखो ये लिया, दिस इज क्लोरोमीथेन, ठीक है। क्या है ये? क्लोरोमीथेन है। एंड दूसरा देखिए मैंने ये लिया, दिस इज क्लोरोबेंजीन। फर्स्ट वन इज क्लोरोमीथेन एंड सेकंड वन इज क्लोरोबेंजीन। ओके, अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कि यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, क्लोरीन बाहर जाएगा और उसकी जगह पर न्यूक्लियोफाइल आएगा, यही होता है। अब अगर आप कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखें इन क्लोरोमीथेन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन इन क्लोरोमीथेन इज sp3। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो यहां पर s कैरेक्टर कितना हो गया? परसेंट s कैरेक्टर कितना हो गया? 25%। जबकि अगर आप क्लोरोबेंजीन में ये जो कार्बन है
जो Cl के साथ अटैच्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखें तो आपको मालूम पड़ेगा ये sp2 है। sp2 में % s कैरेक्टर कितने होते हैं? 33%, है ना? एक्चुअली इट इज 33.3%, दिस इज 33.3%। तो जितना ज्यादा s कैरेक्टर होता है उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पकड़ने की ताकत मिलती है किसी भी एटम को, ठीक है? जितना परसेंटेज s कैरेक्टर होता है उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को पकड़ने की ताकत मिलती है। अब जब आप क्लोरोमीथेन को बोलते हो तो क्लोरोमीथेन में जो कार्बन मौजूद है जो क्लोरीन से अटैच्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, उसके पास s कैरेक्टर 25% है, तो वो कम ताकत से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पकड़ पाएगा। बेसिकली क्लोरीन को कम ताकत से वो पकड़ेगा और क्लोरीन टूट के अलग हो सकता है। लेकिन वही अगर क्लोरोबेंजीन देखें तो क्लोरोबेंजीन में जो कार्बन है जो क्लोरीन के साथ अटैच्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 का मतलब s कैरेक्टर उसमें 33.3% है। तो ऐसे में वो इलेक्ट्रॉनों के क्लाउड को टाइटली पकड़ के रखेगा और क्लोरीन इजीली बाहर नहीं निकल पाएगा। क्लोरीन इजीली बाहर नहीं निकल पाएगा और क्लोरीन अगर बाहर नहीं निकलेगा तो न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह पर आ नहीं पाएगा, तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो करेगा, ठीक है? तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन बेंजीन या फिर हेलोएरिन्स, इसको या फिर स्लैश करके हेलोएरिन्स लिख दो। और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है तो मैं यहां पर साइड में लिख देता हूं, द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। sp2 की वजह से बॉन्ड टूट नहीं पाता है एंड सब्स्टिट्यूशन हो नहीं पाता है, ठीक है? तो ये दूसरा रीजन हो गया। नाउ अब दूसरे रीजन के बाद अब आते हैं तीसरे रीजन पे, इन दोनों को देख लीजिए, हो गया। नाउ थर्ड रीजन, द थर्ड वन, थर्ड रीजन इज इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। क्या है? इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। अब आप एक चीज सोचो, सब्स्टिट्यूशन तो तब होगा ना जब हैलोजन जाएगा वहां से, पहले हैलोजन जाना तो चाहिए तब तो दूसरा आएगा ना उस जगह पर। अब आप एक चीज सोचो, अगर हैलोजन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा और जो बाकी बचा हुआ स्पीशीज रहेगा वो कैटायन बनेगा, और वो कौन सा कैटायन होगा उसको बोलेंगे हम लोग फिनाइल का कैटायन। देखो जरा ये डायग्राम से देखो, सी मान लेते हैं ये हैलोजन है एंड ये जुड़ा है बेंजीन रिंग के साथ, ओके? अब जब ये जाएगा, जब यहां से बॉन्ड टूटेगा, पहले बॉन्ड टूटेगा यहां से, पहले यहां से बॉन्ड टूटेगा तब ना जाकर के न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो बॉन्ड टूटा। और जब इसका बॉन्ड टूटेगा तो जानते हैं कैसे टूटेगा? इसका जो बॉन्ड टूटेगा वो ऐसे टूटेगा कि यहां पर आ जाएगा प्लस चार्ज एंड ये जो हैलोजन है ये अलग हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लेकर के, ये जो हैलोजन है ये इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएगा, राइट? तो ये जो बना ये है फिनाइल कैटायन, दिस इज कॉल्ड एज फिनाइल कैटायन। फिनाइल कैटायन एक बहुत ही अनस्टेबल स्पीशीज है, फिनाइल कैटायन इज अ अनस्टेबल स्पीशीज। और अगर यहां पर प्रोडक्ट ही अनस्टेबल बन रहा है तो भैया रिएक्शन आगे फॉरवर्ड जाएगी ही नहीं, क्योंकि पहले तो फिनाइल कैटायन बनेगा ही नहीं। अगर फिनाइल कैटायन बनेगा ही नहीं तो न्यूक्लियोफाइल वहां से अटैक कैसे करेगा फिर इसके ऊपर, क्योंकि वही नहीं बन रहा है ना, राइट? एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी आती है, दूसरे के बाद तीसरी सीढ़ी आती है, अब दूसरी सीढ़ी ही नहीं है तो तीसरी कहां से आएगी? क्लियर है ये चीज? तो तीसरा रीजन है इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। फिनाइल कैटायन जो है वो इंस्टेबिलिटी मतलब अनस्टेबल है, ठीक है ना? एंड उसके बाद अगला चौथा पॉइंट इसका, द फोर्थ रीजन इज रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड हेलोएरिन्स। क्या है यहां पर? रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड हेलोएरिन। कैसे रिपल्शन होता है? देखो सेम चार्ज होते हैं तो रिपल करते हैं एक दूसरे को। अब आप अगर नोटिस करो तो न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं, न्यूक्लियोफाइल दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, है कि नहीं? दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच, ओके? अब अगर आप एक इसको देखो, हेलोएरिन को देखो, तो मान लीजिए ये हो गया क्लोरोबेंजीन, ये एक हेलोएरिन है, ऑलराइट? अब आप इसको देखिए, क्या ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है? क्या ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है? कैसे ये इलेक्ट्रॉन रिच है? क्योंकि यहां पे ये जो डबल बॉन्ड है, रिंग के अंदर देखिए डबल बॉन्ड है, और ऊपर से कितने? 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है। तो 3 डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या हो गया कि ये जो स्पीशीज हो गई ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गई। और इलेक्ट्रॉन रिच अगर स्पीशीज होगी तो ये क्या आमने सामने आ पाना आसान होगा इनके लिए?
ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, एंड ये जो यहां पर हेलो एरीन है ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो दो इलेक्ट्रॉन रिच आपस में रिपल्शन करेंगे ना। जब ये पास ही नहीं आएंगे तो रिएक्शन कहां से होगी फिर आगे फॉरवर्ड। क्लियर है? तो ये जो 4 रीजन है, ये जो यहां पर 4 रीजन बताए गए हैं, इन रीजंस की वजह से ऐसा होता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो नहीं पाता है। और अगर आप कराना चाहो तो आपको बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे अगर आपको फेनॉल बनाना हो, लाइक इफ यू वांट टू मेक फेनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, तो आपको जो सिचुएशन वहां पे रखनी पड़ेगी, टेम्परेचर प्रेशर वो काफी ज्यादा हाई रखना पड़ेगा। ऑलराइट, तो चलिए देख लेते हैं इसके अंडर में कि एज सच haloarenes do not show nucleophilic substitution reaction but under condition, harsh condition, they can show nucleophilic substitution reaction. ओके, तो मैं ये ऊपर कर रहा हूं, आपका अगर कोई चीज मिस हो गया होगा लिखने में तो आप लोग रिवाइंड करके लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो लिख देता हूं मैं यहां पर haloarenes do not show SN reaction। SN reaction का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लिखते उल्टा है, SN लिखते हैं पर प्रोनाउंस कैसे करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना? तो haloarenes do not show SN reaction, और इसको पूरा लिखना है। चलो मैं भी आपके लिए पूरा लिख देता हूं, मेरे को देख देख के आप लोग भी आधा लिखते हैं, फिर बाद में आपको समझ में नहीं आता है क्या लिखा है, तो पूरा लिखिए आप। जहां पर भी मैं शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूं आपको पूरा लिखना है। तो haloarenes do not show nucleophilic substitution reaction under normal condition, but can show nucleophilic substitution under drastic conditions, ओके, अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। अब एक रिएक्शन का एग्जांपल हम लोग लेते हैं, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डाउस प्रोसेस। ये एक नेम रिएक्शन है, डाउस प्रोसेस। ओके, ये जो डाउस प्रोसेस है ये इस्तेमाल होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल यूजिंग हेलोएरीन्स। तो ये है डाउस प्रोसेस। अभी जो डाउस प्रोसेस है ये काम भी कैसे करता है, तो जरा इसका एक रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। तो रिएक्शन में यह है कि हमने लिया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हमने कराया NaOH के साथ एट 623 केल्विन एंड 300 ATM प्रेशर के साथ। देख रहे हो 300 ATM का प्रेशर है, काफी ज्यादा प्रेशर है ये, और टेम्परेचर कितना है? 623 केल्विन, 623 केल्विन, काफी हार्श कंडीशन है। और इससे तैयार होता है सोडियम फेनॉक्साइड, दिस इज माइनस एंड दिस पार्ट इज प्लस, दिस इज सोडियम फेनॉक्साइड। उसका रिएक्शन फिर फर्दर HCl के साथ करते हैं एंड इससे जाकर के तैयार होता है फेनॉल, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डाउस प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल यूजिंग हेलोएरीन्स। तो यहाँ पर हमने क्लोरोबेंजीन लिया, रिएक्शन कराया NaOH के साथ इन द टेम्परेचर ऑफ 623 केल्विन एंड 300 ATM। बीच में जो इंटरमीडिएट स्पीशीज प्रोड्यूस हुई थी वो है सोडियम फेनॉक्साइड, उसका रिएक्शन फर्दर HCl के साथ कराया तो बनके तैयार हुआ फेनॉल। ओके,
तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, ये जो है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। लेकिन कैसा हुआ? हार्श कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता। आप टेम्परेचर प्रेशर को कम कर दो, ये रिएक्शन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, एक और चीज, ये तो हो गई एक बात, आई थिंक सो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और चीज यहां पर ये है कि अगर आपके पास जो हेलो एरिन्स है उसमें इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप मौजूद है, अगर हेलो एरिन्स आपके पास मौजूद है और उसमें इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप मौजूद है और सही जगह पर मौजूद है, मतलब ऑर्थो पैरा पोजिशन पे मौजूद है एंड ज्यादा क्वांटिटी में, मतलब ऑर्थो पे भी है पैरा पे भी है, तो ऐसे में जो टेम्परेचर होता है ना वर्कआउट करने का वो घट जाता है, जो टेम्परेचर है वर्कआउट करने का वो घट जाता है। तो चलो इसको भी एक बार देख लेते हैं, इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर हुआ क्या यहां पर सेम क्लोरोबेंजीन ही मैं लूंगा, लेकिन इस बार मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दूंगा पैरा पोजीशन पे। ठीक है ना, तो देखिए सेम चीज है ये सेम चीज, ये देखो ये यहां पर क्लोरीन, ये बेंजीन है एंड इस बार बेंजीन के नीचे मैंने एक ग्रुप ऐसा अटैच कर रखा है जो कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 मैंने अटैच कर रखा है। NO2 क्या है? एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो चलो मैं यहां पर NO2 ना बोल करके ऐसा लिख देता हूं EWG, क्योंकि कोई भी ग्रुप हो सकता है। EWG का मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, साइड में मैं लिख देता हूं EWG का मतलब है यहां पर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, ऐसे ग्रुप को डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहा जाता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डिटेल स्टडी इसकी क्लास 11th में है। तो अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच किया और वो भी कहां पर? पैरा पोजीशन पर अटैच किया, तो हम ये नोट करेंगे कि ये जो टेम्परेचर है डील करने का, ये जो टेम्परेचर है डील करने का, ये कम हो जाएगा। देखो लिया आपने NaOH ही आपने लिया, लेकिन जो टेम्परेचर पहले 623 केल्विन था, अब वो टेम्परेचर 443 केल्विन पे ही हो जाएगा। ठीक है, वो जो प्रोसेस है वो 443 केल्विन पे ही हो जाएगा। बाद में वही है कि ये जो HCl आपने लिया, सेम प्रोसेस सेम मैकेनिज्म है ना, तो लास्ट में जो प्रोडक्ट बचेगा उसका वो कुछ ऐसा होगा कि जो Cl है उसकी जगह पर OH आ जाएगा एंड बाकी जो नीचे है ये यहां पर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप मौजूद रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है वो मौजूद रहेगा। बात समझ में आई क्या? ओके, तो ये जो मैंने लिखा है ना डैश डैश करके, इसको मैं क्या करता हूं हटा करके, आप समझ जाइए कि बीच में कुछ ना कुछ तो इंटरमीडिएट बना होगा और लास्ट में जा करके फाइनल प्रोडक्ट बना होगा। तो आप ये जो बीच का पार्ट है इसको हटा सकते हो और हटा करके डायरेक्टली ये जो चीज है ना, ये वाली चीज, इसको आप शिफ्ट करके इधर ला सकते हो और यहां पर आप लिख दो H+, क्योंकि जो HCl है, ये जो बाद में आपने HCl ऐड किया था, ये देख रहे हो, ये जो HCl आपने ऐड किया था ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? H+ ही तो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप मौजूद है तो उसने टेम्परेचर को 623 से घटा करके कितने पे कर दिया? 443 पे कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का फायदा ये है। मान लीजिए कि अगर हमने 2 विदड्रॉइंग ग्रुप लिए होते, लेट्स से कि अगर हमने 2 विदड्रॉइंग ग्रुप लिए होते, तो चलो इस बार सेम क्लोरीन है यहां पर, बेंजीन रिंग, एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप यहां पर है और दूसरा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इस पोजीशन पे। सेम चीज NaOH आप लोग लेंगे एंड एसिड लेंगे। अब ये जो रिएक्शन है ये 368 केल्विन पे ही प्रोसेस होने लगेगी। ये जो रिएक्शन है ये 368 केल्विन पे ही प्रोसेस होने लगेगी। तो क्लोरीन की जगह आ जाएगा OH और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप यहां पर मौजूद है और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप मौजूद है। देख रहे हो, अब ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कर दिया तो जो टेम्परेचर है और घट गया, जो टेम्परेचर है वो और घट गया। ऑलराइट, अब एक आखिरी चीज, मान लीजिए कि ऑर्थो पे दोनों तरफ ऑर्थो के इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है और नीचे भी है, तब क्या होगा ऐसे सिचुएशन में? तो चलो ये भी देख लेते हैं। दिस इज द क्लोरीन बेंजीन रिंग, this is electron withdrawing group, this is electron withdrawing group and this is also electron withdrawing group, right? अब तीनों तरफ आपने
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद रखा है। अब आप नोट करो कि यहां पर आप NaOH ले लो और जस्ट हल्का सा गर्म करो, वार्म, यू हैव टू जस्ट वार्म इट, और आप देखेंगे कि ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन रिप्लेस हो गया एंड क्लोरीन की जगह पर यहां पर कौन आ गया? क्लोरीन की जगह पर यहां पर आ गया OH, क्लोरीन की जगह पर यहां पर आ गया OH, और बाकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहां पर मौजूद है ही, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहां पर मौजूद है ही, ठीक है ना। तो क्या हुआ इससे जो आपका काम है वो आसान हो गया। कब? जब आपने इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप को ऐड किया, जब आपने इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप को ऐड किया तब ये जो काम है ये बड़े आराम से हो गया है, ठीक है, ये काम बड़े आराम से हो गया। इसमें इनफैक्ट आपको NaOH की भी जरूरत नहीं पड़ी, जस्ट आप वाटर ले लो, वार्म वाटर, और ये जो प्रोसेस है ये आपका आराम से हो जाएगा। कब? आपने इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप को जब ऐड किया। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि ऐसे कैसे भाई, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप को ऐड कर देते हैं तो ये जो टेम्परेचर है ये कम क्यों हो रहा है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप को ऐड कर देने से जो टेम्परेचर है ये कम क्यों हो रहा है? सी, इसकी वजह ये है कि जब आप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप को ऐड कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को खींचने लगता है अपनी तरफ, ठीक है। अब आप यहां पर क्या करा रहे हैं? ध्यान से इस चीज को सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं अभी, ध्यान से सुनिएगा। आप यहां पर क्या करा रहे हैं? आप यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं, है ना। आप यहां पर क्या करा रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो हमला करने के लिए आता है वो कौन होता है? कौन होता है वो होता है एक न्यूक्लियोफाइल, वो होता है एक न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की कोशिश करता है, राइट, वही होता है ना न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन देना होता है, करेक्ट। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है तो न्यूक्लियोफाइल का आना जरूरी है। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है। अब आप एक चीज सोचो, अगर उस हेलो एरिन्स को आप ध्यान से देखें तो उसके पास पहले से ही ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है उसकी रिंग के अंदर, उसकी रिंग के अंदर डबल बॉन्ड के फॉर्म में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड ढेर सारा है। तो न्यूक्लियोफाइल देखता है कि अरे यार, मैं तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए आया और इसके पास रिंग में ऑलरेडी इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो कहां खरीदेगा, ये कहां खरीदेगा? तो न्यूक्लियोफाइल चला जाता है। समझ रहे हो? ये जो चौथा पॉइंट जो हमने बोला था कि क्यों न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं होते, उसका चौथा पॉइंट याद करो क्या था? कि न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं एंड हेलो एरेंज जो होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन रिच हैं। इलेक्ट्रॉन रिच है तो उनके बीच में डील हो ही नहीं पाती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है ये क्या करता है? उस बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉनों को पुल कर लेता है, उस बेंजीन रिंग में से वो इलेक्ट्रॉनों को पुल कर लेता है। अब जब बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉनों को वो पुल कर लेगा तो न्यूक्लियोफाइल की जब नजर पड़ेगी कि अरे उधर तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रखी है, तो न्यूक्लियोफाइल एकदम खुशी खुशी आएगा कि चलो ठीक है, मैं आता हूं और हम बॉन्ड बनाते हैं। समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप करता क्या है? वो हेलो एरेंज में से इलेक्ट्रॉनों के जो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, उसको कम कर देता है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर देने से न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना आसान हो जाता है। क्लियर है? चाहिए तो एक छोटे शब्दों में इसको लिख लो यहां पर कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप पुल्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्रॉम हेलो एरेंज, pulls electron cloud from halo arenes. Electron withdrawing group pulls electron cloud from halo arenes, which result in decrease in electron cloud, which result in decrease in electron cloud, okay, and hence it is easy for nucleophile to attack on halo arene. Okay, electron withdrawing group pulls electron cloud from the halo arenes, which result in decrease in electron cloud,
एंड हेंस इट इज इजी फॉर न्यूक्लियोफाइल टू अटैक ऑन हेलोएरिन्स। इसकी वजह से क्या होता है, हेलोएरिन्स मतलब न्यूक्लियोफाइल को हेलोएरिन्स पे अटैक करना आसान होता है, which leads to nucleophilic substitution reaction, which leads to nucleophilic substitution reaction। ओके, इसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। एक और चीज, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, राइट? मतलब ये देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, ये देखो अप एरो का मतलब क्या है, बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होगी। जितना इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी डिक्रीज होगी उतना ही न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैक करना इजी हो जाएगा, और जितना न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैक करना इजी हो जाएगा उतना ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर करेगा, उतना ही इजीली एसएन रिएक्शन होएगा। करेक्ट? इसीलिए जब एक भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं था तो 623 डिग्री 623 केल्विन पे रिएक्शन हो रही है, एक ऐड किया तो 443 पे हो रही है, दो ऐड किया तो 368 पे हो रही है, एंड तीन ऐड किया तो गर्म वार्म में ही काम हो रहा है। एक और सवाल जो आपके मन में आ सकता है कि सर यहां पर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में ही क्यों किया, मेटा पोजीशन में क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो, अगर आपको इलेक्ट्रॉन पुल करना है तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इज द बेस्ट पोजीशन। राइट? ऑर्थो पैरा की जो पोजीशन है वो सबसे ज्यादा बेस्ट पोजीशन होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड सबसे ज्यादा ऑर्थो एंड पैरा पे ही होते हैं। इसको भी चाहो तो आप लिख सकते हो कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस are the best positions to remove electron clouds, लेकिन मेटा पोजीशन का कोई फायदा नहीं है। अब मन में फिर आपके ये सवाल आएगा कि ठीक है सर, ये तो समझा कि ऑर्थो पैरा पोजीशन ज्यादा अच्छी है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिमूव करने के लिए, पर ऐसा क्यों ऑर्थो एंड पैरा ही इफेक्टिव है, मेटा नहीं है? इसके लिए आप जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर अभी आपने क्रिएट किया था जरा उस पे आओ। ये देखो मैं वापस ऊपर कर रहा हूं, ये देखिए ये रेजोनेंस इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, सी ये देखो रेजोनेंस इफेक्ट। इसके नीचे देखो ये जो क्लोरोबेंजीन था, रेजोनेंस की वजह से क्लोरोबेंजीन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जनरेट हुआ, कहां जनरेट हुआ? देखो ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन दिख रहा है, मैंने हाइलाइटर से इसको हाईलाइट कर दिया। जो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जनरेट हो रहा है कौन सी पोजीशन पे हो रहा है? ऑर्थो पैरा, ऑर्थो दिख रहा है ना? तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो सबसे अच्छा ना कि मैं ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे आ जाऊं। आप एक चीज सोचो, मुझे मछली पकड़नी है तो मैं उसी तालाब में जाऊंगा ना जहां पर मछलियां ज्यादा हैं, जहां मछली है ही नहीं मैं वहां क्यों जाऊंगा? तो अब इस डायग्राम को देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको दिख रहे हैं जो रेजोनेंस की वजह से क्रिएट हुए थे, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जो आपको मिल रहे हैं वो रेजोनेंस की वजह से मिल रहे थे, तो इसी पोजीशन पे जाकर के ही मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा ना, क्योंकि यहीं तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मेटा पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। देखो जरा इसमें देखो, क्या आपको मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दिखाई दे रही है? ये जो इलेक्ट्रॉन का जमावड़ा है क्या ये मेटा पोजीशन पे है? नहीं है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को वहां लगा के क्या फायदा? हम वही लगाएंगे ना जहां फायदा होगा, समझ गए? इसलिए ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को लगाओ और काम को आसान करो। एक और सवाल जो आपके मन में हो सकता है वो ये है कि बट सर हमें तो यहां पर देखिए, अगर आपने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर दिया तो इससे जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो तो अलग बन के आ रहा है। सी मुझे बनाना था फेनॉल, ओके सर ये मेरे को समझ में आ गया, मुझे बनाना था फेनॉल और मुझे इसके लिए चाहिए था क्लोरोबेंजीन और टेम्परेचर था 623 केल्विन, राइट? तो इससे बनके तैयार हुआ फेनॉल। लेकिन अगर मैं क्लोरोबेंजीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर दूं
और उससे रिएक्ट कराऊं तो माना कि कम टेम्परेचर पे हो रहा है, लेकिन ये जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है इसमें तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है ना, मुझे तो फेनॉल चाहिए था। तो ऊपर OH है, बेंजीन रिंग है, सही है, पर नीचे जो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है इसका मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे तो फेनॉल चाहिए था। तो भाई देखो रिएक्शन को पहले ये करा दो, ठीक है, करा दो रिएक्शन, कम टेम्परेचर पे करा दो। ऊपर OH है, बीच में रिंग है और नीचे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इसके बाद कोई ऐसा सस्ता सा रिएक्शन करवा दो जिससे वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रिमूव हो जाए, और ऐसे रिएक्शन है आगे चल करके, ठीक है। तो कम टेम्परेचर में काम हो गया एंड थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ा उस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को रिमूव करने के लिए, बस, और आपका काम जो था वो कम टेम्परेचर में हो गया। क्योंकि हाई टेम्परेचर, इतना हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर पाना ये अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव डील है, इसलिए हमको ये तरीके अपनाने पड़ते हैं। दैट्स क्लियर? ऑलराइट, तो ये जो भी चीजें हैं इनको लिख लीजिएगा। एक बार मैं वापस स्टार्टिंग से कर रहा हूं, इनको उतार लीजिएगा। सी दिस इज केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स। जहां जहां पर आपको लिखना है पॉज कर दीजिएगा एंड उस चीज को लिख लेना।